अस्सलाम वालेकुम। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी चंद हंसती मुस्कुराती तस्वीरें, उनके ऊपर बहुत से तबसरे किए गए कि बहुत ही आइडियल रिलेशनशिप है। संजीदा कोई चीज़ मैंने नहीं देखी। ये तब देखना बहुत ज़रूरी है हकाइक की बुनियाद पे कि जो आज तल्लुकात हैं पाकिस्तान के यूएई से, मुआशी तल्लुकात जो हैं वो आज से 3-4 साल पहले कैसे थे, क्या तल्लुकात ख़राब हुए या बेहतर हुए, इसके ऊपर हकाइक के ऊपर भी बात होनी चाहिए। इस पर हम बात करेंगे, तफसील से हकाइक आपके सामने रखेंगे। बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। जो अमेरिका के सदर मुंतखब हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने 20 जनवरी को अपने ओहदे का चार्ज संभालना है, उन्होंने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी दो मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन्स के बारे में, ग्रीनलैंड के बारे में और पनामा कैनाल के बारे में, और ये कहा कि वो इसको अपने कंट्रोल में ले लेंगे। इसी मौजू से हम बात को शुरू करते हैं। आज के दिन एक सहाफियों की एक गैदरिंग में बात कर रहे थे। इससे पहले वो ये कह चुके थे कि हम ग्रीनलैंड को और पनामा कैनाल को अपने कंट्रोल में हासिल कर लेंगे। तो सहाफी ने ये मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, ये आप खुद गौर से सुनिए, बहुत दिलचस्प है। लेकिन मैं पहले से आपको बता दूं कि जो सहाफी सवाल कर रहा है वो ये कह रहा है कि ये आपने कह तो दिया है कि हम ग्रीनलैंड को और पनामा कैनाल को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, लेकिन क्या आप ये यकीन दहानी करवा सकते हैं कि आप कोई मिलिट्री ऑप्शन या कोई इकोनॉमिक ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे? ये वो सहाफी सवाल कर रहा है कि क्या आप यकीन दहानी करवा सकते हैं? ये मिलिट्री ऑप्शन से मुराद के आप कोई फौज नहीं उतार देंगे, कोई हमला नहीं कर देंगे फौज के जरिए, या आप कोई मुआशी पाबंदियां नहीं लगाएंगे? इसका जवाब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्या देते हैं? President, thank you. Wanted to touch on the world on fire that you mentioned, but let's start, if we could, with your references to Greenland and the Panama Canal, so forth. Can you assure the world that as you try to get control of these areas, you are not going to use military or economic coercion? No. And can you tell us a little bit about what your plan is? Are you going to negotiate a new treaty? Are you going to ask the Canadians to hold a vote? What is the strategy? Yeah, I can't assure you. You're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. But I can say this. We need them for economic security. The Panama Canal was built for our military. I'm not going to commit to that now. It might be that you'll have to do something. Look, the Panama Canal is vital to our country. It's being operated by China. China. And we gave the Panama Canal to Panama. We didn't give it to China. And they've abused it. They've abused that gift. It should have never been made, by the way. Giving the Panama Canal is why Jimmy Carter lost the election, in my opinion, more so maybe than the hostages. The hostages. आपने देखा कि उन्होंने कहा कि नो, बिल्कुल भी मैं नहीं करा सकता। यानी कि वो धमकी दे रहे हैं, एक तरह से इनडायरेक्टली धमकी दे रहे हैं कि वो मिलिट्री ऑप्शन भी इस्तेमाल करना पड़ा तो वो ग्रीनलैंड पे भी कब्जा कर लेगा अमेरिका, और पनामा कैनाल पे भी कर लेगा। और यहां तक उन्होंने ये कह दिया कि प्रेसिडेंट जिमी कार्टर, जिनका अभी हाल ही में इंतकाल हुआ, उन्होंने कहा कि उनके शिकस्त खाने की जो वजह थी 1980 के इलेक्शन में, वो बुनियादी तौर पे यही वजह थी कि वो उन्होंने पनामा कैनाल जो है वो पनामा को दे दी थी। अब ये क्यों दे दी थी? क्या वो अमेरिका की थी? इसका बैकग्राउंड क्या है? इसकी अहमियत क्या है? प्रेसिडेंट ट्रंप ये बात क्यों कर रहे हैं? हमारे लिए बैनुल अक़वामी पॉलिटिक्स में इसकी क्या अहमियत है? इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन इसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है ना, ये देखिए, और फिर मैं आपको इसकी हिस्ट्री के ऊपर और उसकी अहमियत के ऊपर आता हूँ। ये हमारे सामने पाकिस्तान, साउथ एशिया और आप कह लें कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप नज़र आ रहा है। इससे आगे हमें अटलांटिक ओशन नज़र आता है, ग्लोब से अटलांटिक ओशन से आगे नॉर्थ अमेरिका, और जो साउथ अमेरिका, दो कॉन्टिनेंट्स हैं। इसमें हम देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में ये अमेरिका है और इसके ऊपर कनाडा, और ऊपर जो नॉर्थ ईस्ट में हमें वाइट कलर का ये ग्रीनलैंड नज़र आ रहा है। तकरीबन 50,000 टोटल आबादी है, ज़्यादा बर्फ़ ही है। और अगर हम मेन लाइन पे आए कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका में, नीचे की तरफ साउथ की तरफ जाएं तो हमें ये पट्टी जो है ये छोटी होती हुई नज़र आती है आहिस्ता आहिस्ता, और एक जगह पे आके बहुत पतली हो जाती है। जहाँ पे ये बहुत पतली हो रही है ये पनामा है। जी हाँ, वही पनामा जहाँ से पनामा लीक्स आए और हमें बहुत सारी चीज़ों का पता लगा। पनामा सिटी कैपिटल है, और ये जो वाटरवे आपको नज़र आ रहा है ये है बेसिकली पनामा कैनाल, जो कि
हमारे अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से मिलाती है। 1904 में इसकी तमीर अमेरिका ने शुरू की, 1914 में ऑपरेशनल हुई। इसकी वजह से मैरी टाइम बहुत कम हुआ, स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंस है। कॉमर्स के हवाले से अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल हुए मैरी टाइम कम होने की वजह से। बहुत ही जियोग्राफिकली एक इम्पोर्टेंट आप कह लें कि ये लोकेशन है अमेरिका के लिए और इस पूरे रीजन की ट्रेड के लिए। तो ये आपको ये समझ आया कि ये जो भी एक ट्रैफिक है, जो बहरी ट्रैफिक है, बहरी जहाज़ों की जो आमदोरफ्त है, जो कि मिलिट्री के मकासद से भी होती है, मिलिट्री के नेवी के यानी कि जो जहाज़ हैं वो भी होते हैं, और कारोबारी मकसद के लिए भी ट्रेड बहुत बड़े लेवल पे होती है। और उसके लिए जो रास्ता है यहाँ से जाने का, यहाँ से पैसिफिक ओशन में इंटर होने का, उसके लिए कोई ज़मीनी रास्ता नहीं था। अगर आप ऊपर से देखें, नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, नीचे साउथ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में सबसे ऊपर कनाडा है, फिर अमेरिका है, फिर मेक्सिको है, फिर छोटे छोटे ममालिक हैं। सबसे वो पट्टी पतली होती जाती है, वो पनामा पे आती है, और फिर आगे नीचे आपको पता है साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना है, चिली है, ब्राजील है, ये ममालिक हैं। तो इससे पहले यानी कि जब तक पनामा कैनाल नहीं थी, तो उससे पहले मैं आपको बताता हूं एक फिक्रा पढ़ के कि बिफोर इट्स कंस्ट्रक्शन शिप्स हैड टू टेक द लॉन्ग एंड डेंजरस जर्नी अराउंड द साउथर्न टिप ऑफ द साउथ अमेरिका, द कैप हॉर्न। तो बुनियादी तौर पे वो नीचे जाते थे जहाज बिल्कुल टिप तक साउथ अमेरिका की, और फिर ऊपर जाके दूसरी तरफ से, और बड़ा डेंजरस रूट था, वो लेते थे। बुनियादी तौर पे इस चीज की एक जरूरत महसूस की गई जैसे इंसान ने तरक्की की। ये ह्यूमन मेड कैनाल है जो बुनियादी तौर पे जमीन से मिली हुई थी, लेकिन उसको काट के समुंदर को समुंदर से यानी कि अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से मिला दिया गया। लेकिन इसकी दिलचस्प बात यह है कि ये जो इलाका है, ये आप कह लें कि 19वीं सदी के आखिर में ये कोलंबिया एक मुल्क है, उसकी कॉलोनी उसके कंट्रोल में था। और जो फ्रेंच फर्डिनेंड ने सुएज कैनाल पे काम किया था, और वही यहाँ पे आके अब ये बनाना चाहते थे पनामा कैनाल, ताकि ये जो मैरी टाइम कम किया जाए और यहाँ से जो बहरी ट्रैफिक है उसको यहाँ से किया जाए। 1880 में उन्होंने ये कोशिश शुरू की, लेकिन बहुत सारी वजूहत, जिसमें कोई बीमारी, फाइनेंशियल रीजन और बहुत कुछ, इंजीनियरिंग जो कैपेबिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं थी, वो नाकाम हुए। ये राइट्स उन्होंने इस एरिया के ले लिए थे, कोलंबिया से राइट्स ले लिए थे फ्रांस ने। अब अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका ने इसके राइट्स फ्रांस से खरीदे, तकरीबन $40 मिलियन में उसको सौदा हुआ, जो $10 मिलियन एडवांस दिया, और बाद में 2.5 लाख की कोई सालाना किस्तें, कोई इस तरह की तारीख है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने प्रेशराइज करके अपना रोल, अपना किरदार अदा करके पनामा को आज़ादी दिलवाई 1903 में कोलंबिया से, और ये वाला प्रोजेक्ट भी 1904 में शुरू किया। ये इसका बैकग्राउंड है, बहरहाल अमेरिका का एक रोल है उस सारे हवाले से, और ये जगह अमेरिका ने बकायदा खरीदी। लेकिन सब जरा हम खुद एक कॉलोनी रह चुके हैं पाकिस्तान के लोग, तो हमारा यही व्यू पॉइंट है कि कोई भी इलाका, कोई भी जगह उसी का होता है जो वहाँ रहते हैं, जो उनके इनहेबिटेंट्स हैं। ये सारे लोग जो बाहर से आते हैं, सब ज़्यादा ये कॉलोनियल पावर होती हैं, इनका राइट तस्लीम नहीं किया जा सकता, चाहे उन्होंने पैसे दे के खरीदो फरोख्त आपस में की हो। नंबर 1 बात ये इसका बैकग्राउंड था, और जो इसका कंट्रोल अमेरिका ने बनाई, और अमेरिका के पास इसका कंट्रोल रहा। लेकिन 1977 के अंदर जिमी कार्टर ने 1977 में पनामा कैनाल का जो कंट्रोल है वो पनामा को देना शुरू किया, और ये कंट्रोल जो है ये आहिस्ता आहिस्ता एक लंबा प्रोसेस था, उसमें मुकम्मल हुआ। और 31 दिसंबर 1999 यानी कि 2000 जिस वक्त शुरू होना था, उस लम्हे जो है ये मुकम्मल कंट्रोल हवाले किया गया। पनामा को आप देखें, इस वक्त तो बड़ी डायनामिक इकोनॉमी कहा जाता है उसको, लेकिन बुनियादी तौर पे सारी इकोनॉमी डिपेंड इसी पनामा कैनाल पे ही करती है, या ऑफशोर कंपनियां जो खोली हुई हैं, माशाल्लाह उन्होंने ऑफशोर हेवन है, और उसी हवाले से सब जगह मॉडर्नाइजेशन आई। अब मजीद चीजें बिल्कुल हैं उनकी इकोनॉमी में, लेकिन मेन फैक्टर यही है, जियोग्राफिकल लोकेशन जो है उसका फायदा उठाते हैं। जियोग्राफिकल लोकेशन और भी मुल्क दावा करते हैं कि हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन ये बस बातें ही होती हैं। असल में जब तक इकोनॉमी आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ना जाए तो कोई भी चीज़ जो है वो आगे नहीं चलती। ये पनामा कैनाल का ये बैकग्राउंड था। अब अमेरिकी सदर ये कहते हैं कि ये हमारे बहरी जहाज़ों से बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में एक तो पैसे लेते हैं, वैसे आपस की बात है, असल बात यही है। और दूसरा वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। चाइना के इन्फ्लुएंस से मुराद यही है कि जिस तरह हमारे यहाँ ग्वादर पोर्ट है, तो हम उसका कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन हम नहीं संभाल सकते, हमें नहीं आती, हमें कोई भी चीज़ नहीं आती, चाहे माइनिंग हो,
उसके प्रोसेसेस हों, चाहे ये हैंडलिंग हो पोर्ट्स की, तो हम वो चाइना को दे रहे हैं। इसी तरीके से चाइना हर मुल्क के अंदर जो है वो कोशिश करता है वो अपनी अपनी एक्सपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए, ताकि इन चीज़ों का, और खुसूसन जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन होती हैं, चाइना की भी सब मतलब डिज़ाइन हैं उनके मुख्तलिफ तरह के, तो वो भी कोशिश करते हैं। उनकी इंटरवेंशन तो है, लेकिन आज जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने बयान दिया तो जो पनामा की तरफ से बयान आया, वो बयान ये था कि जी ये एक पनामा कैनाल अथॉरिटी है, वही इसको पूरी कैनाल को कंट्रोल करती है और चाइना का कोई ताल्लुक नहीं है, आप ये बात ना करें। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि ना सिर्फ हमें अपनी मिलिट्री की जरूरियत के लिए उसको, और बल्कि चाइना के कंट्रोल के लिए भी हमारी डिफेंस जरूरियत ऐसी है कि हम इसका कंट्रोल वापस हासिल करेंगे। ये कैसे करेंगे, इसका तरीकाकार क्या होगा, क्या वो वाकई संजीदा है, क्या ये मुमकिन होगा इस दुनिया में आज के 21वीं सदी के अंदर, जबकि जो सॉवरियन राइट्स हैं नेशंस के वो तस्लीम किए जाते हैं। मुझे तो मुश्किल लगता है ग्रीनलैंड के हवाले से। ग्रीनलैंड जो है, जिस तरह आपने देखा इस क्लिप में जो मैंने आपको दिखाया, कि ग्रीनलैंड जो है ये भी अमेरिका कनाडा से ऊपर सारा बर्फ है। बेसिकली इस एरिया को आइसलैंड एक जगह है, ये आइलैंड है बेसिकली, ग्रीनलैंड जो है एक दो और जगह हैं, ये आर्कटिक में है, और डेनमार्क और नॉर्वे की जो आपस में एक कन्फेडरेशन थी उस वक्त, तो मेरे ख्याल में 1918 तक उनके कंट्रोल में रहा, बाद में वो टूटी तो ये जो ग्रीनलैंड है ये इनके पास चला गया, डेनमार्क के पास चला गया। अब ये है कि जो डेनमार्क के पास कंट्रोल तो है, तो यहाँ आबादी तो है नहीं। अब जाके कोई 50,000 टोटल 50,000 आबादी है, वो भी साफ ज़ाहिर है कि उसमें इस मकसद के लिए कि आबादी हो तो आबादी की गई है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उसमें जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, सब है कि उसको कंट्री का स्टेटस तो दे दिया गया, लेकिन किंगडम ऑफ डेनमार्क का हिस्सा ही है। 1979 में कुछ आज़ादी मिली, को कहते हैं 2009 के अंदर फर्दर जो है वो जो लोकल वहाँ सेटअप था उसको स्ट्रॉन्ग किया गया, बट स्टिल इट इज़ द पार्ट ऑफ द डेनमार्क। अब अमेरिका ये कहता है कि उसकी डिफेंस नीड्स ऐसी हैं, ऑलरेडी इनकी एयर बेस है वहाँ पे ग्रीनलैंड के अंदर, और आपने देखा होगा कि खबरें छपी के जो जूनियर डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो ट्रंप के बेटे हैं, वो भी अभी रिसेंटली वहाँ दौरा करके आए हैं। उसको तासुर तो ये दिया गया कि वो कम्युनिटी के वहाँ के लोगों से बस मेल जोल करके आ गए हैं, लेकिन ये कहा, मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि वो गेज कर रहे थे सेंटीमेंट्स को इस हवाले से, और ट्रंप उस हवाले से भी बहुत संजीदा दिखाई देते हैं। वो समझते हैं कि जो ग्रीनलैंड की जियोग्राफिकल लोकेशन है, जो वहाँ पे मेरी टाइम ट्रैफिक है, उसकी स्ट्रेटेजिकली मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और वो इसको अब अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। उसके हवाले से वो उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि अगर उनको मिलिट्री ऑप्शन भी यूज़ करना पड़े वो करेंगे, लेकिन अमरीकी दफा के लिए ये कंट्रोल हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके हवाले से भी कोई समझ नहीं आती कि क्या हिकमत अमली अपनाएंगे, आगे बात कैसे चलेगी, लेकिन जैसे ही इस पर कोई सॉलिड डेवलपमेंट होगी, हम इस हवाले से भी साफ ज़ाहिर है कि बात करेंगे इंटरनेशनल अमूर के एक्सपर्ट्स के साथ। एक इमेज देख रहे होंगे, मैं पढ़ता हूँ, एक सोशल मीडिया पोस्ट है, क्या दौर थे जब खान साहब शेख मोहम्मद जायद नयान की गाड़ी चलाकर इनका इस्तकबाल किया करते थे। नीचे तस्वीर में इमरान खान गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा, अब बात यह है कि इस तरह की बहुत सारी पोस्ट है, मैंने वैसे एक पोस्ट ली। अब इस पोस्ट में तासुर ये दिया जा रहा है जी कि उसकी कोई इज्जत ही नहीं थी, और जी अब दूसरी साथ तस्वीर आपको पता है, शहबाज शरीफ एक तस्वीर में बैठे हैं गाड़ी में, और किंग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, और वो हंस के आपस में बात कर रहे हैं। उसको भी बड़े व्लॉगर्स ने भी डिस्कस किया और कहा जी वाह बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। अब भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि ये जो तालियां बजाने वाले और बड़ी बात है, बड़ी बात, ये लोग इतने ज्यादा हो गए हैं कि फैक्ट के ऊपर बात नहीं हो सकती। अब बुनियादी तौर पे मैं तो इस चीज को वैसे ही बेवकूफों वाली बात समझता हूँ जी, बॉडी लैंग्वेज ये थी, बॉडी लैंग्वेज वो थी, और ये जो इल्जाम लगाते थे पीटीआई वालों के ऊपर कि पीटीआई वालों को यूथिया कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि जी वो ये करते हैं, उनको ये समझ नहीं, उनको ये समझ नहीं। इससे बढ़ के यूथियापन आई डोंट नो और क्या हो सकता है। मतलब इसमें हकाइक का इल्म ना होना, ये तीनों चारों पांचों जितनी भी गल्फ स्टेट्स हैं, मतलब जो जाती तौर पे इल्म हकाइक की बात है, चाहे वो मोहम्मद बिन सलमान हो सऊदी अरेबिया के, चाहे वो ये वाले रूलर हो, चाहे वो ओमान के लोग हों, चाहे वो कतर के लोग हों, मतलब अगर वो नवाज शरीफ को या शरीफ फैमिली के किसी बंदे को किसी हवाले से रिगार्ड करते हैं, उनके रूलर सियासतदान होने की वजह से नहीं करते। ये सारे बिजनेस वाले लोग हैं, जितने भी ऑफशोर हेवन में डाटा आता है, इन सारे रूलर की वहां वेल्थ उन ऑफशोर हेवन में पड़ी हुई है। दिस इज फैक्ट बाय द वे, आपको पता होना चाहिए अगर फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं तो शरीफ फैमिली से इनका ताल्लुक सिर्फ यही है कि उनके पास पैसे है और वो पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करते फिरते हैं, और कोई ताल्लुक नहीं है। और इमरान खान के हवाले से मैंने आपको बारहा ये कहा
कि आप जो भी बात करते रहें, जो फैक्ट है वो फैक्ट होता है। मैं इमरान खान की जो बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो भी परफॉर्मेंस थी एज अ लीडर ऑफ पाकिस्तान, मैं हमेशा उसका क्रिटिकल रहा हूं, आज के दिन भी क्रिटिकल हूं। लेकिन जो फैक्ट्स हैं आप उनको डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते ना। ये तमाम ममालिक के अंदर ये जितने लीडर हैं ये इमरान को हाईएस्ट रिगार्ड में लेते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा मोहम्मद बिन सलमान कितनी इज्जत करते थे इमरान खान की, किस हद तक। बाद में जो इख्तिलाफात हुए वो उनके एक हद से पाकिस्तान के मामलात में ज्यादा इंटरवेंशन की वजह से हुए, कि वो जो तुर्की और मलेशिया वाला मामला था उसके अंदर करने से रोक दिया। इमरान रुक तो गए लेकिन उन्होंने उस चीज का बुरा बनाया। ओवरऑल वो कभी भी उस चीज से एग्री नहीं थे। साहब फौज का ये कहना था कि आप ना जाएं, तो इमरान नहीं गए लेकिन इस चीज को बुरा बनाया। साहब कि ये चीज गलत थी, एक हद से ज्यादा इंटरवेंशन थी। लेकिन इन हिज पर्सन ममालिक ये जितने भी मामलात होते हैं, साहब ममालिक अपने इंटरेस्ट देखते हैं। पर्सनल लेवल पे जो ताल्लुक है, अगर वो ताल्लुक नवाज शरीफ के साथ है तो वो बिजनेसमैन का बिजनेसमैन से ताल्लुक है। अगर कोई रिगार्ड है, ये आप देख रहे होंगे, ये वीडियो आपने भी देखी होगी, ये मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखें आपके किस तरीके से जो कतर के अमीर है वो सिर्फ ना सिर्फ शर्ट दे रहे हैं इमरान खान को, बल्कि उनसे बैठ पे साइन करवा रहे हैं। मैं इस चीज को भी बेवकूफी वाली बात समझता हूं। इस चीज को इस तरह से पोर्ट्रे करना कि ये जी इमरान खान की बड़ी अजमत की अलामत है, बिल्कुल अजमत की अलामत नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की चीजों पे आ जाएंगे तो इस तरह की चीजें तो बहुत है। मुल्कों के ताल्लुक की बात हो रही हो तो उनके आपस में रिलेशनशिप की बात होनी चाहिए। पाकिस्तान और यूएई के इकोनॉमिक रिलेशंस क्या है, ट्रेड वॉल्यूम क्या है, आपस में क्या क्या मामला चल रहे हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप किस जगह पे स्टैंड कर रहा है। तो नाज़रीन, जो 18, 19, 20 के कोई भी शख्स अगर ये बात कर रहा है तो वो इकोनॉमिक फिगर ला के दिखाए कि भी वहां खराब थे, अब ठीक हो गए, ये ठीक हो रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे जो बुनियादी मामला है पाकिस्तान यूएई का वो यही है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ह्यूमन रिसोर्स है जो यूएई के अंदर जाती है, काम करती है। तकरीबन एक साल के अंदर 4 लाख के करीब वीजे जो हैं, 3 से 4 लाख के दरमियान वीजे दिए जाते थे एक साल के अंदर यूएई की तरफ से पाकिस्तानियों को। लोग जाते और आते रहते थे। अभी आप इस साल का फिगर देख लें तो 60,000 पे आए हुए। ये ताल्लुकात का लेवल है। मैंने सारे फिगर्स देखे हैं, बिजनेस वॉल्यूम देखा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कोई खास ऐसा फर्क नहीं है उन सालों के अंदर और इधर। ये एक मेन फैक्टर था, एक मेन चीज थी कि यूएई ने वीजा की बाद लोगों से बात की, वो कहते हैं वीजा की पॉलिसी यूएई की चेंज हुई है। भाई जो भी चेंज हुई है, अगर आपके दोस्ताना ताल्लुकात हैं तो आप उसमें कोशिश तो करें ना। आप हर तरह से जो भी रोल प्ले कर सकते हैं, जिस तरह से रोल प्ले कर सकते हैं, आपको वो करना चाहिए था ना। आपने नहीं किया। अगर आपका दोस्ताना मरासम थे, आप बिल्कुल उस पॉलिसी के बावजूद इंश्योर कर सकते थे कि इतनी ज्यादा स्लाइड कि इमरान खान के दौर में यहाँ से 4 लाख लोग अगर जा रहे हैं और अब आके 23 में और 24 में कहां तक बात पहुंच गई, चंद हजार तक। तो ये चीजें मैटर करती है जी। वो सब उनके साथ बैठ के हंस रहे थे तो बड़े खुश थे और बड़े ये हो रहे थे और ये वो गाड़ी चला रहे थे और पता नहीं क्या हो गया। और ये आप जरा सुने, ये शहबाज शरीफ साहब की एक छोटी सी मैं आपको क्लिप सुनाता हूं, जब वो इस यूएई के प्रेसिडेंट के साथ मिलने के बाद जो बात कर रहे हैं। मेरी इस इतवार को रहीम यार खान है जो यूएई के हमारे इंतहाई मोहतरम प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात हुई थी और वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई वहाँ पे। उनसे बड़ी मस्बत बातें हुई और उसमें हमारी जो बाहमी जो ताल्लुकात उनको मजबूत करने के लिए क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं और फिर सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तगू हुई। और उनको मैंने बताया कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हमारी टीम को लीड कर रहे हैं, तो उन्होंने उसमें ये कहा कि इसमें हमें तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा कि जो हमने एक हदफ मुकर्रर किया है उसमें अगर कुछ $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो जाए तो उससे बड़ा अच्छा एक तासुर कायम होगा। अब आप ये देख लें, ये चीज है सारी कि जी हमने उनसे कहा जी हम इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं तो आप जी हमें जी अब आप भी कुछ $1 अरब जो इन्वेस्ट कर दें। मतलब इनको ये काम इसके अलावा कोई आता ही नहीं मांगने के अलावा। ये संजीदा बात है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का ये तरीका नहीं होता। आप अपने मुल्क के हालात सही करते हैं, आप पूरी दुनिया को बताते हैं कि यहाँ पे ना तो टेररिज्म है, ना तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, ना तो यहाँ एनर्जी की कोई शॉर्टेज है, यहाँ बिजली वाफर मकदार में ज़्यादा है, ये हमारा टैक्स रजीम है, हम इतने कम टैक्सेस लगाएंगे, हम ये फैसिलिटीज देंगे, ये हमारी ह्यूमन रिसोर्स है। ये करके आप पूरी दुनिया को डिस्प्ले करते हैं। जो इन्वेस्टर होता है वो खुद चल के आपके पास आता है। ये कोई बात है करने वाली?
आप मजाक कर रहे हैं जी। इधर से आप सोचते हैं जी हाँ अब ऐसे किया जा सकता है, हम एक नया जी उड़ान प्रोग्राम शुरू कर देते हैं, इतने अरब लेके आएंगे, जाके आप जो है प्याला लोगों के सामने बैठ जाते हैं कशकोल उठा के, जी अब इतने पैसे ले आए, अब इतने ले आए, कौन लेके आता है इतनी? आपने खबरें छुपाई, कितनी इन्वेस्टमेंट आ गई? सऊदी अरब ने जो हमारे रैकोडेक के शेयर खरीदे हैं, जो हमारी चीज है, जो हमारी मिल्कियत है, जो 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 आप कह लें कि रियल कैश है, वो उन्होंने आपसे ले लिया है, तो उसमें क्या चीज है, उसमें क्या चीज हो गई? ये एक बदतरीन आप कह लें कि परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान की इकोनॉमी ने डिप किया था, बहुत नीचे मामला चले गए थे, वो मामला इतने नीचे चले गए थे, अल्टीमेटली कुछ उसमें बेहतरी आनी थी। अब आपने यूट्यूबर बिठा दिए हैं, वो जो डिप की हुई इकोनॉमी में थोड़ा सा ऑटोमेटिकली एक तवाज़ुन आना था, उसको वो कह रहे हैं देखेंगे ये चीजें ठीक हो रही हैं। खुदारा अब मुल्क के ऊपर रहम करें। ये इस तरह की जो टिकटॉकर चीजें हैं, इस तरह की जो नुमाइशी चीजें, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकी मानों में तब्दीली लाने के लिए कोशिश करें, काम करें। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का।